हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास के बारे में। और इसमें हमारा अध्याय 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान को दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया और एक उदाहरण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में चुनें। यानी 17वीं शताब्दी में जो सामान थे एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे, उसके बारे में यहाँ दो उदाहरण मांगा जा रहा है। इसमें एक उदाहरण एशिया से मांगा जा रहा है और एक उदाहरण अमेरिका से मांगा जा रहा है। तो उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। एशिया से उदाहरण, जैसे नूडल चीन से आया और भारत, इटली और दुनिया के देशों में पहुंच गया। तो ये हमारा एशिया, चीन एशिया में है, इसलिए ये उदाहरण हो गया। अमेरिका से हम देखते हैं तो आलू अमेरिका से आया और आयरलैंड तक पहुंच गया। तो ये दो चीज़ें थी जो एक देश से दूसरे देशों तक आदान प्रदान हुआ, एक देशों से दूसरे देशों तक पहुंचा। दूसरा प्रश्न है कि बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के औपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। यानी जो बीमारियां थी उसने किस तरीके से अमेरिका के लोगों में जो है उपनिवेशीकरण की स्थिति जो थी स्थापित करने में यूरोपीय देशों की मदद की। तो यानी अमेरिका में किस तरीके से बीमारी के चलते उपनिवेश कायम हुए। तो यहाँ हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, 16वीं सदी के मध्य तक अमेरिका में पुर्तगाली और स्पेनिश उपनिवेशों की शुरुआत ठोस रूप से हो चुकी थी। लेकिन यह जीत हथियार के बदौलत नहीं हुई बल्कि बीमारियों की वजह से हुई। यूरोप के लोग पहले ही चेचक से प्रभावित हो चुके थे, इसलिए इस बीमारी से लड़ने के प्रतिरोधन क्षमता विकसित हो चुकी थी। लेकिन अमेरिकी लोग दुनिया के अन्य भागों से कटे हुए थे, इसलिए इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ इन बीमारी के कीटाणु भी लेकर आए। अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी ने पूरी आबादी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर कब्जा कर सके। यहाँ दे रहा है कि यूरोप के जो लोग थे उनको चेचक की बीमारी पहले ही से मौजूद थी और इस वजह से वो जो थे रोग प्रतिरोधक जो थी क्षमता उनमें आ चुकी थी चेचक बीमारी से लड़ने की। जबकि अमेरिका के लोग जो थे कटे हुए थे, उन लोगों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से वे जब अमेरिका में आए तो अपने साथ चेचक के कीटाणु भी लाए और उससे अमेरिका के लोग जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और वे प्रभावित होने का प्रभाव हुआ कि अमेरिका पर यूरोपीय देशों ने आसानी से कब्जा जमा लिया। तो यहाँ जो कब्जा जमाया गया अमेरिका में वो बीमारी से जमाया गया, ना कि हथियार के बल पे जमाया गया। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। कॉर्न लॉ क्या है ये हम आप लोगों को बताए थे वीडियो में। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि कॉर्न लॉ को समाप्त करने का जब फैसला लिया गया ब्रिटिश सरकार का तो क्या हुआ। कॉर्न लॉ को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई। भोजन को ब्रिटेन के ने सस्ते में और अधिक आयात करना शुरू किया और खेतों में शामिल हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। हालांकि खपत में वृद्धि हुई और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ गया और शहरों में श्रमिकों की संख्या ग्रामीण इलाकों की तुलना में बढ़ गई। तो कुल मिला के ये हुआ कि जब कॉर्न लॉ समाप्त करने का फैसला सरकार ने लिया तो कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में जो है विकास हुआ। कृषि काम करने वाले लोगों के रोजगार चले गए, तो वहीं दूसरी ओर श्रमिक जो थे उनको बड़ी संख्या में रोजगार मिल गए। तो ये स्थिति थी, हम कह सकते हैं कि कॉर्न लॉ के फैसले से। दूसरा है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। ये एक जानवरों की बीमारी थी या कर अथवा अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के प्रभाव का संक्षेप वर्णन कीजिए। यानी रिंडरपेस्ट जो था उसका क्या असर हुआ अफ्रीका में। तो रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे।
ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद से किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका के में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका के किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। यानी रिंडरपेस्ट बीमारी से अफ्रीका के लगभग 90% मवेशी जो थे वो मर गए। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह मवेशियों की इस बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेशवाद फैलाने में मदद की। तो अफ्रीका, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा अमेरिका में चेचक जो था वो उपनिवेश कायम करने में मदद किया, उसी तरीके से अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी जो था वो उसने वहाँ उपनिवेश कायम करने में मदद की। क्योंकि वहाँ के जो अफ्रीकी लोग थे वो ज़्यादातर जो थे अपना जीवन यापन जो है मवेशियों से या कृषि से करते थे। और ऐसी स्थिति में जब मवेशी ही नहीं रहे तो कृषि एक तरह से चौपट हो गई और दूसरी तरफ से जो थी वो पशुपालन व्यवस्था जो थी चौपट हो गई। तो इस तरीके से वहाँ के जो लोग थे उन लोगों के पास अब बागानों में काम करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहा और बागान जो उसमें व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा जो थी दुखदाई थी। ऐसी स्थिति में अफ्रीका के लोगों को उपनिवेश बनाने में इस बीमारी ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। ग कह रहा है कि विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत, यानी विश्व युद्ध हुआ उस समय काम करने वाले पुरुषों की जो मौत हुई इसके बारे में यहाँ टिप्पणी लिखना है। तो दे रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था। इसमें हजारों सैनिक तथा आम नागरिक मारे गए या घायल हो गए। मारे गए लोगों में अधिकतर कामकाजी यानी जो उम्र था वो के पुरुष थे। परिणाम स्वरूप यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों की भारी कमी आ गई। परिवार के कामकाजी सदस्य कम हो जाने से परिवारों की आय कम हो गई। अतः अब औरतों को वो काम करने पड़े जो केवल पुरुष करते थे। तो कहने का मतलब ये कि विश्व युद्ध की वजह से हुआ ये कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में काम करने वाले लोग जो थे वो घायल हो गए या तो मारे गए और इससे काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। तब ये काम जो था औरतों को करने पड़े। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, यानी जो महामंदी आई विश्व युद्ध के बाद से तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। दे रहा 1928 से 34 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफ़ी प्रभाव रहा है। यह भारतीय आयात और निर्यात को आधा कर दिया। इस समय गेहूं की कीमत लगभग 50% गिर गई। महामंदी के कारण कृषि और उत्पादन क्षेत्र काफ़ी गिर गया था। तो इस तरीके से आर्थिक संकट का जो असर था वो भारत में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में हस्तांतरित करने का फैसला। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जिनके उपक्रम जो है एक साथ बहुत सारे देशों में चलते रहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो सामान बनाए उनको एशिया में भेजने का जो फैसला था वो इस पर हमको अब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका था। तो कहने का मतलब ये कि जो उत्पादन हुआ उसको जब दूसरे देशों में ले जाया गया तो इससे वहाँ आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली। चौथा प्रश्न है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे, यानी खाने वाली चीज़ों जो थी वो किस तरीके से तकनीक के प्रभाव से प्रभावित होती है इसको बताने के लिए 2 उदाहरण देना है। यहाँ उत्तर लिखेंगे कि रेल के प्रसार के कारण विविध देशों से यूरोप तक खाद्यान्न पहुँचाना आसान हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि तकनीक की वजह से ये संभव हुआ। खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर ढुलाई के कारण भोजन सस्ता और सुलभ हो गया। तो एक तो जब आसानी से खाना पहुंचने लगा, दूसरा चीज़ था कि इससे खाने जो थे वो सस्ते में उपलब्ध होने लगे। तो ये संभव हुआ किस वजह से? तकनीक की वजह से। इससे यूरोप में खाने अच्छी क्वालिटी के हो गए और लोगों की जेब भी पहुंच के आ गए, यानी
सस्ते हो गए तो लोग उसको अच्छे और सस्ते खाने जो थे मिलने लगे। नेक्स्ट करा है कि स्टीम से चलने वाले जहाज़ों और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के कारण मीट को तैयार करके अमेरिका से यूरोप तक ले जाना संभव हो गया। अब ब्रिटेन के लोगों के लिए मीट सस्ता हो गया, जिससे उसका खान पान बेहतर हो सका। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पहले जो था जानवरों को लेकर के जाया जाता था, और इससे एक तो जानवर को ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता था, उसके अलावा जानवर जो थे मर जाते थे। तो रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आई, इससे जब हुआ ये कि अब जानवरों को मार करके उसके मीट को ले जाना शुरू किया गया। तो इससे एक तरफ तो जहाँ ढुलाई वाला काम जो था वो आसान हो गया, बड़ी संख्या में जो जानवर मरते थे वो अब नहीं मरते थे, यानी बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो थोड़ा मीट जो था सस्ता हो गया, और इससे लोग जो थे खरीद करके आसानी से खाने लगे। लास्ट है ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। तो 1944 के जुलाई में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर यूनाइटेड नेशन एंड मॉनेटरिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी विश्व के जो देश थे उन सभी लोगों ने मिलकर के अमेरिका में के न्यू हैम्पशायर जो शहर है उसमें ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर एक इन लोगों ने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस किया। और इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड IMF, ठीक है, IMF की स्थापना हुई। तो IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। तो IMF और ब्रेटन वुड्स जो था इन इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो IMF के द्वारा जो है एक मॉनेटरिंग फंड का गठन किया गया, जिसकी वजह से विश्व व्यापार जो था उसको गति प्रदान किया गया। तो ये था आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।